हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 10 वालों के लिए, बोर्ड सीबीएसई, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, और ये है पार्ट 5। इसका मतलब इस चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट 4 वीडियो बन चुका है। ऐसे स्टूडेंट्स क्लास 10 के जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये सभी वीडियोस देखें, उसके बाद ये पार्ट 5 वीडियो देखेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर का, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको क्या दिखेगा, क्लास 10 दिखेगा, बोर्ड सीबीएसई दिखेगा, मैथ्स दिखेगा और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ये जो चैप्टर बना है ना, उस प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको रिमेनिंग वीडियोस मिल जाएंगे। मींस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये चारों वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसको पहले आप देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप ये पार्ट 5 वीडियो देखेंगे। तो ये उन बच्चों को मैं बोल रहा हूं जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। क्लियर है? तो मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। क्लियर है? उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी स्टडी रूम में होंगे और टेबल चेयर में बैठे होंगे और आपके पास अच्छी क्वालिटी की मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक होगा जिसमें आप नोट डाउन करेंगे और एक अच्छी क्वालिटी की पेन होगा ताकि आपकी राइटिंग अच्छी बन सके और स्पीड भी आपका इंप्रूवमेंट हो सके। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, आपके पास क्या होना चाहिए, आप अपनी स्टडी रूम में अभी क्या कर रखेंगे, अपने टेबल चेयर में बैठेंगे, अच्छी क्वालिटी की टेक्स्ट बुक अच्छी क्वालिटी की मैथमेटिक्स नोटबुक होगा आपके पास, गुड क्वालिटी की पेन होगा और आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होना चाहिए मैथ्स का, और आपके पास एक बॉटल होना चाहिए ताकि आप जब भी आपको पानी प्यास लगे तो आप अपने जगह से उठे ना। क्लियर है? मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो सीटिंग हैबिट है वो बनी रहे और आपको तब तक ये वीडियो देखना है जब तक कि ये वीडियो खत्म ना हो जाए। चाहे वीडियो आधा घंटे का बने, चाहे वो 45 मिनट्स का बने, चाहे वो 1 घंटे का बने, चाहे 1 घंटे से ज्यादा का बने। मींस आपको अपनी सीटिंग हैबिट सुधारनी पड़ेगी और आप अपनी जगह से तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि ये वीडियो पूरा समाप्त ना हो जाए। क्लियर है? तो चलिए प्यारे बच्चों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस में हम आज करेंगे। इसके पहले पार्ट 4 में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो कौन सा टॉपिक था, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स था। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। हाँ, क्वेश्चन लिखने से पहले अब क्या करना है आपको, अपने कॉपी में जो भी आपका कॉपी है उस नोटबुक में सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखेंगे। डेट लिखना है मतलब किस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं। दूसरा डे लिखेंगे, उस दिन कौन सा डे था, और टाइमिंग लिखेंगे किस टाइमिंग में आप ये वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद आपको टॉप में क्या लिखना है, क्लास मेंशन करेंगे, बोर्ड मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, उसके बाद कौन सा चैप्टर नंबर मेंशन करेंगे, चैप्टर नेम मेंशन करेंगे, और ये कौन सा पार्ट है वीडियो का वो आपको मेंशन करना है। मींस कॉपी में पूरा सिस्टमैटिक होना चाहिए। जितना कॉपी आपका सिस्टमैटिक बनेगा आप उतने अच्छे से पढ़ पाएंगे, आपकी रिवीजन जो होगा और बेहतर तरीके से हो पाएगा। क्लियर है? तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने डेट, डे, टाइमिंग और ये सब अपने कॉपी में मेंशन कर लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे आप। क्वेश्चन आपको लिखना है, डिवाइड द पोलिनोमियल 6x4
माइनस 44 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 by the polynomial x square minus 3x plus 1 and verify the division algorithm। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन में दिया है डिवाइड द पोलिनोमियल 6x4 माइनस 44x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 बाय द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। अगर ये क्वेश्चन आएगा आपके किसी भी एग्जाम में तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी राइटिंग स्पीड फास्ट रखेंगे और राइटिंग स्पीड में आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? इससे आपका प्रेजेंटेशन में काफी क्या करता है, इंपैक्ट पड़ता है। जितना अच्छी आपका प्रेजेंटेशन होगा उतना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? सो आप जो लिखते हैं ना, आपका स्पीड बढ़नी चाहिए और उस स्पीड में आपका राइटिंग भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहां पर अज्यूम कर लेंगे लेट डिविडेंड हम क्या मान लेते हैं? डिविडेंड क्या हो जाएगा? 6x4 माइनस 44x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। अब हम ये चेक करेंगे ये जो पोलिनोमियल दिया है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे। तो देखते हैं x का हाईएस्ट पावर यहाँ 4 है। 4 के बाद पावर क्या आना चाहिए? 3। यहाँ 3 नहीं है तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा? पावर 3 करना पड़ेगा। तो 6x4 प्लस 0x³ लिख दिया मैं। क्लियर है? उसके बाद माइनस 44x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। अब मैं चेक करता हूं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। पावर 4, x का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1 और x का पावर 0 मींस पूरा जो x का पावर है वो पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और पूरा सिस्टमैटिक लिखा हुआ है। मींस ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए इसके बाद डिवाइजर। सो डिवाइजर क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1। यहां पर प्लस 1 दिया है। अब ये चेक करते हैं क्या डिवाइजर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। सो यहां पर x का पावर क्या है? 2। यहां पर x का पावर क्या है? 1। यहां पर x का पावर क्या है? 0। मींस 2 पावर 2 पावर 1 पावर 0 मींस x का जो पावर है वो क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है और पूरा सिस्टमैटिक लिखा हुआ है। मींस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। समझ में आ गया? चलिए अब उसके बाद अपने को क्या करना है? अपने को क्वेश्चन में निकालना है क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना है कि क्वोशिएंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। ये समझ में आ गया? चलिए इतना पहले आपको लिखना है, फटाफट लिख लीजिए। पहले डिविडेंड लिख दीजिए, डिवाइजर लिख लीजिए, क्वोशिएंट लिखिए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और रिमाइंडर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पूरा सिस्टमैटिक होना चाहिए, राइटिंग फर्स्ट क्लास होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन होना चाहिए। क्लियर है? चलिए इतना लिख लिया आप लोग। चलिए इसको अब मैं रब कर दे रहा हूं। हाँ चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। नाउ
अब हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और यहां पर डिविडेंड में क्या होगा 6x4 प्लस 0x³ माइनस 44x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे यहां पर है x स्क्वायर, यहां पर है 6x4। सो आपको ये देखना है, यहां पर मैं रफ वर्क लिख दे रहा हूं, RW मींस रफ वर्क। आप रफ वर्क उसी पेज में मेंशन करेंगे। कैसे, आपके पास सपोज ये पूरा आंसर शीट है तो क्या करना है, राइट हैंड साइड में ऐसा एक कॉलम बना देंगे और यहां पर लिखेंगे रफ वर्क। क्लियर है, आपको अलग से सबसे बैक शीट में रफ वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको जो भी आंसर शीट मिलेगा उस आंसर शीट में ही राइट हैंड साइड में एक कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम में आप रफ वर्क करेंगे। चलिए रफ वर्क स्टार्ट करते हैं। यहां है x स्क्वायर, यहां है 6x4 मींस x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आए 6x4। तो आंसर क्या होगा, यहां पर जो आंसर आएगा इस बॉक्स में क्या आएगा 6x स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ये आंसर क्या आएगा 6x स्क्वायर मींस x स्क्वायर को 6x स्क्वायर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 6x4 आता है। अब 6x स्क्वायर को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 18x³। अब 6x स्क्वायर को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब ऐसा नीचे में एक स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर प्लस साइन है, ये माइनस, यहाँ माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, ये माइनस। समझ में आ गया। अब ये 6x4 और माइनस 6x4 कैंसिल, प्लस 0x³ और प्लस 18x³ आंसर क्या आएगा 18x³ माइनस 44x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर आंसर क्या आएगा माइनस 50x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। समझ में आ गया। अब यहाँ x स्क्वायर, यहाँ है 18x³। सो क्या हो जाएगा, फिर रफ वर्क स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आए 18x³। x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आए 18x³ आए। सो आंसर क्या होगा, यहाँ पर बॉक्स में क्या आएगा 18x आएगा। क्लियर है, मींस यहां पर हम क्या लिखेंगे प्लस 18x। सो प्लस 18x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 18x³ प्लस 18x को माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 54x स्क्वायर और प्लस 18x को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 18x। स्ट्रेट लाइन ऐसा आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ प्लस की साइन है माइनस, यहाँ माइनस की साइन है प्लस, यहाँ प्लस की साइन है माइनस, तो ये कैंसिल हो गया 18x³ और माइनस 18x³। ठीक है, क्लियर है। माइनस 50x स्क्वायर और प्लस 54x स्क्वायर तो आंसर विल बी 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 18x। तो आंसर विल बी क्या आएगा माइनस 12x और यहां पर आंसर आएगा माइनस 3। समझ में आ गया। अगेन रफ वर्क, x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आए 4x स्क्वायर। सो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा प्लस 4 आएगा। ये रफ वर्क था, इस रफ वर्क को मैं यहां पर से रफ कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है, तो क्या करना है यहां पर, ये हो जाएगा ये प्लस 4 मींस x स्क्वायर को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 4x स्क्वायर आएगा। 4 को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस 12x और 4 को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस 4 आएगा। स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ कर दो, यहाँ प्लस की साइन थी माइनस, माइनस की साइन थी प्लस, प्लस की साइन थी माइनस, ये प्लस की साइन थी तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट,
4x² माइनस 4x², कैंसिल आउट, माइनस 12x प्लस 12x, कैंसिल आउट, -3 -4 -7। आ गया समझ में? अब देखना यहां पर जो डिवाइजर है, इस डिवाइजर का जो डिग्री है यहां 2 है, और जो यहां रिमाइंडर है यहां पर डिग्री 0 है। इसका मतलब अगर रिमाइंडर का डिग्री छोटा है डिवाइजर के डिग्री से, तो हम वहां पर स्टॉप हो जाते हैं और आगे सॉल्व नहीं करते। क्लियर हो गया? तो चलिए, तो इसका मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे और लास्ट में फिर डायलॉग क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हेंस कॉमा कोशेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x² प्लस 18x प्लस 4, और यहां पर रिमाइंडर इज इक्वल टू -7, और ये पूरा बॉक्स के अंदर। समझ में आ गया? लास्ट में क्या लिखना है, ये जैसा ही आपने सॉल्व किया हेंस कॉमा करके क्वोशिएंट इज इक्वल टू 6x² प्लस 18x प्लस 4 और रिमाइंडर इज इक्वल टू -7, और ये पूरा डायलॉग आप बॉक्स के अंदर लिखेंगे ताकि चेकर को डायरेक्ट नजर पड़े कि आपका फाइनल आंसर क्या है। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। तो पहला पार्ट था डिवाइड द पॉलिनोमियल 6x4 माइनस 44x² प्लस 6x माइनस 3 बाय द पॉलिनोमियल x² माइनस 3x प्लस 1। ये इसका पहला पार्ट हुआ। क्लियर है? अब बोल रहा है सेकेंड पार्ट, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। आपको क्या करना है, अब डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है। तो चलिए, ये समझ में आ गया है आपको? एक बार देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम शेयर करिए। आपका प्रॉब्लम प्रमोद सर का सॉल्यूशन। क्लियर है? आपको मैथ्स में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा हम सॉल्व करेंगे आपके प्रॉब्लम्स को। समझ में आ गया? सो बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव। चलिए, ये हो गया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। चलिए अब आगे बढ़े। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसको रब कर दे रहे हैं आप। चलिए, अब उसके बाद हम करेंगे, यहां पर हेडिंग डालेंगे इसका सेकेंड पार्ट। यहां सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम। वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम, वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वी नो दैट, यहां लिखना है वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है? क्या होता है, वी नो दैट, ये जो मैं लिखा हूं, वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। समझ में आ गया? अब इसी को हमको वेरीफाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ करके आप दो कॉलम बना देंगे। एक तरफ लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। सो LHS में आपको क्या लिखना है, डिविडेंड लिखना है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड लिखेंगे। RHS में क्या लिखेंगे, RHS में होगा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आ गया? LHS में क्या लिखना है, डिविडेंड। RHS में क्या लिखना है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आ गया? अब यहां इज इक्वल टू करके, यहां इज इक्वल टू करके डिविडेंड क्या है, डिविडेंड दिया हुआ है 6x4 माइनस 44x²
प्लस 6x माइनस 3। समझ में आ गया। अब डिवाइजर क्या दिया है, डिवाइजर, ये डिवाइजर को आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x और इधर दिया है प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में जो कोशेंट आया था, सो कोशेंट हमारा आया था, कोशेंट था 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 4 और प्लस अलग से रिमाइंडर हमारा कितना आया था, माइनस 7 आया। समझ में आ गया। अब हम यहां पर इज इक्वल टू, उसके बाद फिर इज इक्वल टू का साइन। अब क्या करना है, x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x को, फिर x स्क्वायर को प्लस 18x के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा 18x क्यूब। अब x स्क्वायर को प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 4x स्क्वायर। समझ में आ गया। अब उसके बाद माइनस 3x को 6x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर क्या आएगा माइनस 18x क्यूब। माइनस 3x को प्लस 18x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो ये क्या आएगा माइनस 54x स्क्वायर। माइनस 3x को प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो ये क्या आएगा माइनस 12x। क्लियर है। अब प्लस 1 को 6x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 6x स्क्वायर, प्लस 1 को प्लस 18x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 18x, प्लस 1 को प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 4। ये हो गया, प्लस 1 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद प्लस इंटू माइनस तो ये आएगा माइनस 7। चलिए अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू फिर लिखेंगे, ये हो जाएगा 6x4। कोई x का पावर 4 कोई है क्या यहाँ पर, लाइक टर्म्स नहीं है। अब देखेंगे x क्यूब वाला कौन कौन से टर्म है, ये है प्लस 18x क्यूब और ये है माइनस 18x क्यूब, ये प्लस 18x क्यूब, ये है माइनस 18x क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखना ये है प्लस 4x स्क्वायर और ये है माइनस 54x स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म है। तो देखेंगे प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 54x स्क्वायर, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा माइनस 50x स्क्वायर और माइनस 50x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा माइनस 44x स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब उसके बाद यहां पर है माइनस 12x और यहां है प्लस 18x, सो माइनस 12x और प्लस 18x सॉल्व करेंगे सो आंसर क्या आएगा प्लस 6x आएगा। ठीक है, और प्लस 4 और माइनस 7 सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा माइनस 3 आएगा। अब चेक कर लेते हैं LHS में, देखिए यहां पर वैल्यू क्या आ रही है 6x4, यहां पर RHS में 6x4। अगेन यहां माइनस 44x स्क्वायर, यहां पर माइनस 44x स्क्वायर, यहां पर प्लस 6x, यहां प्लस 6x, यहां माइनस 3, यहां माइनस 3। इसका मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। तो लास्ट में डायलॉग कैसे लिखेंगे, क्या डायलॉग होगा हमारा, सिंस LHS is equal to RHS hence verified, hence verified। क्लियर है, क्या डायलॉग लिखना है लास्ट में, सिंस LHS is equal to RHS, LHS और RHS इक्वल हो गया, hence verified। कौन क्या वेरीफाइड हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम। तो समझ में आया, तो एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो जरूर अपना प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि मैं अगले वीडियो में आपका डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था डिवाइड द पॉलिनोमियल 6x4 माइनस 44x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 बाय द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, आपका प्रेजेंटेशन इस तरीके का होना चाहिए। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप जब भी लिखें स्पीड से लिखें और अच्छी हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश करें।
तो आपको क्या होगा, आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो मार्च में होने वाला है। सो आप डे बाय डे अगर ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आपकी राइटिंग स्किल भी सुधरेगी और आपका जो राइटिंग है ना बहुत अच्छा बनेगा। क्लियर है? तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। कुछ भी प्रॉब्लम होगा जरूर हमारे साथ शेयर करिए। ठीक है, समझ में आ गया? इसको रब करें, चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए अब हम जो पढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट लिखिए। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट है मेथड ऑफ फाइंडिंग द remaining zeros of a polynomial when sum of its zeros are given। क्लियर है? ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। इसके पहले जो मैं क्वेश्चन कराया था वो क्या कॉन्सेप्ट था? वो कॉन्सेप्ट था डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसके पहले जो मैं क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था? डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड। अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो क्या है? मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिमेनिंग जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इस पर बेस्ड हम दो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर है? इस पर बेस्ड मैं दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? यहां लिखिए क्वेश्चन, गिवन दैट कॉमा √2 चलिए इसको क्या बोलते हैं, ऐसा लिखेंगे गिवन दैट। आप लिखिए गिवन दैट √2 की जगह आप लिख लीजिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, तो पहले इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं। गिवन दैट √3 एंड -√3। ठीक है, गिवन दैट √3 एंड -√3 are two zeros of 3x4 minus 11x cube minus x square plus 33x minus 24, then find the remaining two zeros। क्लियर है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है √3 and -√3 are two zeros of 3x4 minus 11x cube minus x square plus 33x minus 24, then find the remaining two zeros। क्लियर है?
अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे और लेट करके यहां पर लिखेंगे p ऑफ x। p मतलब पोलिनोमियल और उस पोलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है। सो p ऑफ x क्या लिखेंगे हम? यहां लिखेंगे 3x4 माइनस 11x³ माइनस x² प्लस 33x और यहां पर है माइनस 24। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन करके लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x4 माइनस 11x³ माइनस x² प्लस 33x माइनस 24। अब ये चेक करना है ये जो पोलिनोमियल दिया है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। x का पावर यहां पर 4, यहां पर x का पावर 3, यहां पर x का पावर 2, यहां पर जो x का पावर है 1, यहां पर x का पावर 0। सो मींस पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0 मींस x का जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो p ऑफ x है ये p ऑफ x स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। समझ में आ गया? अब यहां पर इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री ऑफ p ऑफ x। यहां पर अगला स्टेप में क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ p ऑफ x मींस डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। मैंने इसके पहले वीडियोस में पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि डिग्री का मतलब क्या होता है। कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होता है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो यहां पर जो वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है? x यूज हुआ है। अब इस x का हाईएस्ट पावर क्या है? 4। सो डिग्री कितना हो गया? 4। क्लियर है? इसका मतलब एक और मैं कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना उसके जीरोस होते हैं। तो इंप्लाइज, यहां पर इंप्लाइज हमको क्या मिला? इंप्लाइज करके लिखेंगे कि नंबर ऑफ, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है? मींस p ऑफ x की डिग्री अगर 4 है तो जीरोस भी क्या होगा? 4 होगा। तो अब फिर अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंड डेल्टा। देखिए इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। ऑल दीज आर ग्रीक सिंबल्स। क्लियर है? ये सब ग्रीक सिंबल्स हैं और ग्रीक सिंबल्स को हम जनरली यूज करते हैं जीरोस को इंडिकेट करने के लिए। सो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर फोर zeros of p of x। देन यहां पर एक फुल स्टॉप, देन करके लिखेंगे यहां पर अल्फा जो है 2 जीरोस दिए हुए हैं। अल्फा दिया है √3 और यहां पर दिया है बीटा इज इक्वल टू -√3 दिया है। अल्फा दिया है √3, बीटा दिया है -√3। आपको निकालना है गामा क्वेश्चन मार्क और डेल्टा क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? तो आपको क्या बोला हूं मैं? अल्फा हो गया √3, बीटा हो गया -√3, गामा हो गया क्वेश्चन मार्क और डेल्टा हो गया क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? सो मींस 4 जीरोस, ठीक है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अपने को अल्फा और बीटा पता है, अपने को गामा निकालना है और डेल्टा निकालना है। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना? अब यहां पर लिखना सिंस। अब मैं जो बताने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट यूज होगा अभी जो मैं लिखने वाला हूं ये क्लास 9th में जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था। आप क्लास 9th में 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे पॉलिनोमियल में, एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे और एक फैक्टर थ्योरम पढ़े थे। क्लियर है? तो इसमें हम जो यूज करेंगे वो फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंस कॉमा अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x के 2 जीरोस हैं तो यहां पर लिखेंगे देन
from remainder theorem, then from factor theorem, then from यहां लिखेंगे then from factor theorem, factor theorem से क्या होगा, then from factor theorem x minus alpha into x minus beta, ध्यान से इसको समझना है। क्लास 9th में चैप्टर 2 हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, और उस पॉलिनोमियल्स का एक कॉन्सेप्ट था फैक्टर थ्योरम। सो फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ p of x, then from factor theorem x minus alpha into x minus beta will be a factor of p of x। समझ में आ गया? will be a factor of p of x। ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब अपने को क्या करना है, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा निकालना है कि ये होगा क्या, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये अपने को निकालना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा। चलिए अब x माइनस, अब नाउ करके लिखना, नाउ कॉमा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ये हमको निकालना है, इज इक्वल टू x माइनस अल्फा की जगह √3 था, x माइनस माइनस बीटा की जगह क्या था, माइनस √3 था। देखिए ये माइनस, ये वाला माइनस है, और बीटा की जगह ऑलरेडी माइनस √3 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस √3, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x प्लस √3। अब a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, इट मींस, इसका मतलब इट मींस x स्क्वायर माइनस 3 will divide p of x। क्यों ऐसा लिखा मैं, लास्ट स्टेप क्यों लिखा ऐसा, इट मींस x स्क्वायर माइनस 3 will divide p of x, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है वो फैक्टर आ रहा है p of x का, और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 3 है, x स्क्वायर माइनस 3 p of x का फैक्टर है। सो अगर p of x का फैक्टर है तो उसको डिवाइड करेगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, अगर 2 6 का फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 डिवाइड्स 6, यही कॉन्सेप्ट होता है ना। अगर 2 6 का फैक्टर है तो 2 6 को क्या करता है, डिवाइड्स करता है। तो वही तरीका है, x स्क्वायर माइनस 3 p ऑफ x का फैक्टर है, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 3 p ऑफ x को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? क्लियर है? चलिए अब इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। इसको आप लिखेंगे अच्छे हैंडराइटिंग में। समझ में आ गया? कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए इसको अब मैं रफ कर दे रहा हूं। इसको रफ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ x स्क्वायर माइनस 3, अब यहां पर p ऑफ x को डिवाइड करना है, तो यहां पर क्या आ रहा है, p ऑफ x 3x4 माइनस 11x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 24। ये था x स्क्वायर माइनस 3, कहां से आया समझ में आ गया। और ये हमारा क्या है, p ऑफ x है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x4 आए, तो आंसर क्या आएगा 3x स्क्वायर।
सो एक्स स्क्वायर में अगर आप 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा आंसर 3x4। क्लियर है? अब 3x स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर -9x स्क्वायर। सो उसको यहां लिखेंगे, यहां पर इसके नीचे लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिखते हैं। तो 3x स्क्वायर इंटू -3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -9x स्क्वायर आएगा। एक लंबी लाइन खींचेंगे, ये माइनस और ये प्लस, सो ये कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा -11x क्यूब -x स्क्वायर और प्लस 9x स्क्वायर। सो आंसर क्या आएगा? +8x स्क्वायर और प्लस 33x एज इट इज -24 एज इट इज। समझ में आ गया? अब ये x स्क्वायर है, ये -11x क्यूब है। x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -11x क्यूब आए? तो आंसर क्या आएगा? -11x होगा। तो -11x इंटू x स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -11x क्यूब। अब -11x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये कितना आंसर आएगा? +33x में क्या बोला था? लाइक टर्म के नीचे में लिखना है, -3 इंटू -11x प्लस 33x होगा। सो इसके नीचे में लिखेंगे लाइक टर्म। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये कैंसिल आउट। -11x क्यूब प्लस 11x क्यूब। यहाँ क्या बचा? 8x स्क्वायर बचा, प्लस 33x माइनस 33x कैंसिल। यहाँ लास्ट में क्या बचा? -24। अब x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 8x स्क्वायर आए? आंसर क्या होगा? +8। तो +8 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8x स्क्वायर, 8 इंटू -3 -24। ऐसा लंबा लाइन खींचना है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस था, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर -24 प्लस 24, पूरा रिमाइंडर 0 हो गया। समझ में आ गया? एक बार समझ लीजिए इसको। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन लंबा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है। इसको एक बार समझ लीजिए आप, ठीक है? आपको थोड़ा सा मेथड लेंदी लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो मेथड आपको इजी लगने लगेगा। फर्स्ट टाइम कोई भी चीज जो क्या होता है, लेंदी लगता ही है। क्लियर है? इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए मैंने कैसे किया। समझ में आ गया? ये क्लियर है? चलिए इसको अब रब कर देता हूं मैं। इतना समझ में आ गया? चलिए अब हमारा मेन क्वेश्चंस क्या था कि इसके जीरोस निकालने हैं। इसके कितने जीरोस होंगे? p ऑफ x के 4 जीरोस होंगे, 2 ऑलरेडी निकल चुका है, 2 बाकी था। तो चलिए अब हमारा मेन डायलॉग स्टार्ट होगा। नाउ करके लिखेंगे, नाउ कॉमा, in order to find zeros of p of x, कॉमा। देखिए लिखते कैसे हैं? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए करते क्या है, कैसे लिखते हैं? नाउ कॉमा, इन ऑर्डर टू फाइंड जीरोस ऑफ p ऑफ x, कॉमा, वी है उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दिया जाता है, इक्वेट। जैसे ये p ऑफ x है, सो p ऑफ x का जीरो निकालना था, सो उस p ऑफ x को जीरो के इक्वेट कर देना है। अब इंप्लाइज, सो p ऑफ x कितना था? p ऑफ x था 3x4 माइनस 11x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 33x और -24 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? इस पॉलिनोमियल का आपको जीरोस पता करना था, तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दिया गया है। अब इंप्लाइज, क्योंकि इंप्लाइज हमेशा सेकेंड स्टेप से लगता है, ये पहला स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप था। अब हमको क्या करना है? देखिए अब आप थोड़ा देखेंगे, समझेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
अब कई लोग पूछेंगे कि सर ऐसा कैसे लिख दिए, ये इसलिए लिखा गया था देखो, क्योंकि इसको हमने x² - 3 से डिवाइड किया था तो क्वोशिएंट ये आया था। सो मतलब क्या होता है, ये है डिविडेंड, ये डिविडेंड है। सो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। और अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। ये मैंने लिख दिया, समझ में आ गया। अब दो चीज का प्रोडक्ट 0 कब होता है, आपने पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट, अगर a इंटू बी 0 है तो दो कॉलम करते हैं, एक कॉलम में इंप्लाइज करके a इज इक्वल टू 0, दूसरे कॉलम में इंप्लाइज करके b इज इक्वल टू 0। तो ये a है, ये b है, तो दो कॉलम, यहां पर क्या हो जाएगा, x² - 3 इज इक्वल टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा 3x² - 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 3। अब आपने पढ़ा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो देखिए कैसे करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहां पर कोफिशिएंट 3 है, लास्ट टर्म यहां पर है 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 24। दो नंबर बताइए जिसको सम करने पर -11 आए, और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। सो आंसर विल भी क्या होगा, आंसर होगा -3 - 8, -3 - 8। क्लियर है, -3 - 8 को सम करने पर -11, -3 - 8 को मल्टीप्लाई करने पर 24। तो यहां पर इंप्लाइज करके 3x², इसको ब्रेक कर दिए -11x को -3x में और -8x में, और +8 एज इट इज। ये क्लियर हो रहा है, -11x को मैंने ब्रेक कर दिया -3x में और -8x में। समझ में आ गया। चलिए अब इंप्लाइज इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, पहले 3 टर्म्स था अब 4 टर्म्स हो गया। अब इन दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, 3x कॉमन निकल रहा है। बचेगा क्या, यहां पर x बचेगा, -1 बचेगा, -8x और +8 में क्या कॉमन है, -8 कॉमन है। अंदर क्या बच रहा है, x बच रहा है। अगर +8 से -8 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा आंसर, -1 आएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए x -1 अगेन कॉमन। क्लियर हो गया। इसको आगे इधर में कंटिन्यू कर रहा हूं, इसी को आगे में कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां देखिए x -1। अब देखिए पहला 1 2 3 टर्म्स थे, 1 2 3 4 टर्म्स हुए। पहले 3 टर्म्स था, 4 टर्म्स हुआ। अब देखो 4 टर्म्स अगेन 2 टर्म्स हो गया। ये एक टर्म और ये एक टर्म, इन दो टर्म में क्या कॉमन है, x -1 कॉमन है। बचा क्या, 3x - 8 बचा। यहां 3x - 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब अगेन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तो क्या करेंगे, x -1 इज इक्वल टू 0 एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में 3x - 8 इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या आएगा, इंप्लाइज करके x इज इक्वल टू 1 ये बॉक्स के अंदर। यहां पर कैसे आएगा, यहां पर आएगा 3x इज इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/3 ये बॉक्स के अंदर। अब देखिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर x² इज इक्वल टू 3 है सो x इज इक्वल टू ±√3। सो यहां पर दो वैल्यू आ गई, ये आई x इज इक्वल टू +√3 एक बॉक्स में, एक बार क्या लिखेंगे दूसरे कॉलम में बॉक्स बना करके x इज इक्वल टू -√3 ये बॉक्स। अब देखिए x की 4 वैल्यू आई, x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू -√3 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए थे दो जीरोस, और दो जीरोस कौन कौन सी आई, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 8/3। ये आया, समझ में आया। तो मींस इसके कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे क्योंकि डिग्री 4 है। तो ये थोड़ा सा लंबा है कॉन्सेप्ट, इसका जो सॉल्यूशन है बहुत लंबा है, लेकिन इसको अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये पहली बार में जब इसको आप समझेंगे थोड़ा ज्यादा समय लेगा, जब उसी को फिर दोबारा समझेंगे कम समय लेगा, फिर उसी को फिर वापस
एक बार और समझेंगे, कम समय और लेगा। क्लियर है? सो इसको अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना इसके सॉल्यूशन को, तो आपको कम समय लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत सर ने बहुत ही लंबा चौड़ा मेथड बता दिया है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन इसको 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको मेथड शॉर्ट लगेगा। समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पर बेस्ड। तो लास्ट में डायलॉग कैसे लिखेंगे? लास्ट का डायलॉग कैसे होगा? हेंस कॉमा the required zeros, लास्ट का जो डायलॉग है क्या होगा? hence comma the required zeros of p of x are क्या होगा? एक ऑलरेडी पहले से दिया है √3 माइनस √3, उसके बाद थर्ड क्या है 1 एंड एक है 8/3 और एक क्या है 8/3, और इसको पूरा आप एक बॉक्स के अंदर ऐसा लिखेंगे। हैंस कॉमा लास्ट में जो डायलॉग होगा इतना आ गया, एक ए भी बॉक्स के अंदर, ए भी बॉक्स के अंदर, ए भी बॉक्स के अंदर, ए भी बॉक्स के अंदर। तो क्या लिखेंगे लास्ट में? हैंस कॉमा the required zeros of p of x are √3 comma minus √3 comma 1 and 8/3। तो समझ में आ गया? इसके कितने जीरोस होंगे? इसके 4 जीरोस होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, कैसा लगा आपको। ठीक है? और अगले वीडियो में हम इस पर 2 क्वेश्चन में और करा दूंगा, आपको 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए। क्लियर है? सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, हमारी मेहनत कैसे लग रही है, जरूर हमसे शेयर कीजिएगा ताकि हम और अच्छे से बेहतर कर सकें अपने टीचिंग स्टाइल को और अपने वीडियो बनाने के तरीके को हम इंप्रूवमेंट कर सकें, क्योंकि जज आपको करना है और उस जजमेंट के हिसाब से हमको डिसाइड करना है कि हम आगे कैसे बढ़े। क्लियर है प्यारे बच्चों? सो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे जो YouTube चैनल है प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकें। क्लियर है? सो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से रहिए, आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ठीक है? अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मन लगा करके पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। ठीक है? और हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। क्लियर है? तो चलिए वीडियो समाप्त किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड लास्ट में जय हिंद, जय भारत।